कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रेजिस्टेंस का सीरीज पढ़ा है ना, वैसे इसका भी होगा। क्या लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में? मान लो एक बैटरी मैंने यहां लगा दी, दूसरी बैटरी यहां जोड़ दी, ऐसे। और ये EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये E3 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R3। इनको अगर जोड़ करके एक रेजिस्टेंस बनाना हो तो ये होगा E इक्विवेलेंट और ये होगा R इक्विवेलेंट। तो अपने को E इक्विवेलेंट बताना है और R इक्विवेलेंट बताना है। ये दो सवाल है। अच्छा, अगर मैं इसको एक इमेजिनरी सर्किट मानूं ऐसे और प्रूव करूं कि ये किरचॉफ्स लॉ लगा दिया जाए इसके अंदर, क्या लगा दूं मैं? किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में कैसे लगा सकता हूं? देखो, मान लो आगे ए और बी एक इमेजिनरी सर्किट ऐसे बना रहा हूं मैं, ये सी और डी। तो एक लूप ले लिया मैंने, कोई भी, चलो लूप ले लिया मैंने ए बी सी डी ए। आपकी मर्जी, आप उल्टा लूप ले लो, चलेगा। इस लूप में मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो ये करंट आई ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा, करेक्ट? आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, तो ये जो देख रहे हो आप, इस लूप में आपने क्या पढ़ा है? बैटरी में प्लस से माइनस जाता है तो आपको क्या लेना पड़ता है? बैटरी में प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या लेंगे? केवीएल में। अरे यार नहीं है क्या केवीएल? माइनस लेते हैं। बैटरी में प्लस से माइनस जाने पे माइनस लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, करंट के अपोजिट माइनस लेते हैं। तो ए से बी जा रहे, सबसे पहले ईएमएफ आया जिसको लिखेंगे -E1, करंट के अपोजिट है, बराबर। ये देखो प्लस से माइनस गया ना, और यहाँ पे प्लस I टाइम्स ऑफ R1 माइनस E2 प्लस I टाइम्स ऑफ R2 माइनस E3 प्लस I टाइम्स ऑफ R3 इज इक्वल टू 0। यहां किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसको मैं ऐसे लिखूं, E1 प्लस E2 प्लस E3
एक बात बताओ, क्या जो ये वाली वैल्यू है यही आपकी ई इक्विवेलेंट नहीं है? मतलब यहाँ आपको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है, अगर मैं वही वायर यहाँ पर भी लगाऊं तो करंट तो उतना ही फ्लो करेगा। इक्विवेलेंट का मतलब यही है। तो आई तुम्हारा सेम है, तो ये तुम्हारा ई इक्विवेलेंट हुआ, और ये कौन हुआ? अब आर इक्विवेलेंट देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा ही है, ई इक्विवेलेंट भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। ये तुम्हारा पहला सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ई इक्विवेलेंट की ये वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की ये वैल्यू। अब इसमें केसेस देखते हैं, जरा देखना केसेस बहुत ध्यान से। मान लो एक बैटरी मैंने ऐसे लगा दी और एक बैटरी ऐसे लगा दी, ये रहा E1, ये रहा E2, ये R1 और ये R2। इसमें पूछूं मैं E इक्विवेलेंट क्या होगा या R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी पढ़ा वैसे एक इमेजिनरी लूप बना लो। इस लूप में कहीं से भी करंट निकाल दो। मान लो मैंने ऐसे करंट निकाल दिया, तो ऐसे जाएगा करंट। इस लूप को नाम दे दो कुछ भी। अब इस स्पेशल केस में ध्यान से देखो, तो अगर अपन लूप लेते हैं बी सी डी ए बी, तो बी सी में कुछ नहीं है, सी डी में कुछ नहीं है, डी से ए गए तो माइनस आई टाइम्स ऑफ R2 माइनस E2 माइनस आई टाइम्स ऑफ R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। मैं अकेले पढ़ रहा हूं क्या? समझ रहा है सबको? तो ये ऐसा लिख सकते हो क्या, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, मतलब आपने क्या देखा, ये जो E इक्विवेलेंट है वो E1 माइनस E2 हो गया, लेकिन R जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट था उसको अभी भी ऐड किया। यहां से आप ये बोल सकते हो इसमें प्लस क्यों था उधर माइनस क्यों है, बिकॉज इधर सारी बैटरी की जो पोलैरिटी है ना वो एक ही डायरेक्शन में थी। दिख रहा है आपको? सारी बैटरी की पोलैरिटी एक ही थी। तो सब सारी बैटरीज की पोलैरिटी एक होगी तो सब ई जुड़ जाएंगे ईएमएफ, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में करंट फोर्स कर रहे हैं, तो नेट करंट इंक्रीज होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ लिया तो देखो इस बैटरी की पोलैरिटी देखो और इस बैटरी की पोलैरिटी देखो। तो अगर ये बैटरी करंट ऐसे निकालना चाह रहा है तो ये बैटरी करंट उसके अपोजिट निकालना चाहेगा, तो जीतेगा कौन? जिस बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो E1 की मान लो ज़्यादा है तो E1 जीत गया। E1 जीत गया तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। अगर E2 ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, E2 माइनस E1। हाँ, तो इक्वल रहेगा। तो अगर जीरो हो जाएगा अगर पोलैरिटी चेंज है तो, और पोलैरिटी चेंज नहीं है और इक्वल है तो वो नॉन जीरो रहेगा। अब केस नंबर 2, ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ई आर ऐसे बढ़ते बढ़ते ई आर। मतलब इसमें क्या है, इफ एन इक्वल ईएमएफ्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितने ईएमएफ जुड़े हुए हैं, एन।
और कैसे जुड़े हुए हैं सारे ईएमएफ? सीरीज में। तो एक बात बताओ, अगर ये n ईएमएफ सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या अपन ऐसे नहीं लिखेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E प्लस E ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में E, सबको जोड़ोगे तो क्या ये आ जाएगा Ne, क्या आ जाएगा Ne, और R इक्विवेलेंट क्या आएगा R1, क्या ये भी R आएगा? जरा देखो R इक्विवेलेंट यहां से क्या आ गया NR, करेक्ट। अब यहां से अगर मैं I की वैल्यू लिखना चाहूं तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, तो I की वैल्यू क्या आएगी NE बाई NR, और ये क्या हो गया E बाई R, क्या हो गया E बाई R। एक बात बताओ, अगर मैं इतना तिकड़म ना खेल के इसको ऐसा ही लिखता, मैं ये E रहा ये R रहा, अब भी इसमें आ ही जाएगा वो E बाई R होगा ना। तो मल्टीपल बैटरीज लगाने का कोई फर्क पड़ा क्या? कोई चेंज आ रहा है क्या मल्टीपल बैटरीज से? मतलब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल का, ये मल्टीपल इक्वल रेसिस्टेंसेस अगर लगाते हो तो इनका नेट करंट जो फ्लो होता है वो एक बैटरी लगाने से भी, एक सेल लगाने से भी उतना ही फ्लो होता है। मतलब देयर इज नो पॉइंट टू कनेक्ट एन बैटरीज इन सीरीज, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा और कॉस्ट भी बढ़ा, काम भी वही किया जो पहले हो रहा था। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को हम n इक्वल बैटरीज के साथ ऐड नहीं करते। यहाँ इसके आगे अपन लिख सकते हैं it is drawing the same current as that of a single cell, therefore series combination is not useful in this case। अच्छा, ये तो हुई बात है सीरीज की। अगर मैं सीरीज के अलावा मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात ही ना करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, आज ढंग से पढ़ना, आज करंट खत्म करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये E1 R1, E2 R2, E3 R3 लगाया जाए। मैं तो कह रहा हूं और सर्किट, ये जो छोटा सर्किट देख रहे हो ना, ये सर्किट ऐसा ही नहीं रहता। ऐसे पूछ सकते हैं सवाल आपसे, यहीं पे देख लो इन सब के साथ। मतलब ये पूरा जो इसके आगे कंटिन्यूएशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सवाल ऐसे आता कि एक बैटरी ऐसे लगा दी है, एक यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पे, और इन सबको जोड़ दिया है एक लोड से। कैपिटल आर मतलब लोड रेजिस्टेंस, जो बल्ब वगैरह आप यूज करते हो, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 R3।
तो E1 E2 E3, तो रियल सर्किट ये होता है। और मैं पूछूं फाइंड करंट इन द सर्किट, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले बैटरी का इक्विवेलेंट लिखो। तो क्या इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो ऐसे बनेगा और ये नीचे ऐसे। एक बार बताओ ये कितना हो गया? क्या ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और ये R। अब इसमें अगर मुझसे कोई करंट पूछे तो E बाई R होता है, तो E की वैल्यू तो हो गई E1 प्लस E2 प्लस E3। नीचे ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इस R के साथ सीरीज में है, तो टोटल ऐसा आएगा। सही है ना? तो ये बेसिकली इस लोड के साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप यहां पर भी सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या ऐड कर सकते हो? इसमें लोड ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? तो मैं लोड के साथ ही करवाता हूं, अलग अलग करवाने का कोई मतलब है नहीं। मतलब ये तीनों बैटरी के कॉम्बिनेशन से इस कैपिटल R पर क्या फर्क पड़ेगा जरा देखो। इसकी हम नेमिंग करते हैं A B C D E F G H I। कितने वेरिएबल है? अगर मैं करंट की बात करूं, क्योंकि तीनों बैटरीज अलग अलग है और तीनों को पाथ भी अलग अलग मिल रहा है, तो अगर इधर से I1 करंट निकला होगा तो इधर से I2 करंट निकला होगा, इधर से I3। ये I1 यहाँ आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 आया। ये तीनों करंट मिलके I बाहर निकल गए, जो किसके बराबर हो गए? I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और ये I करंट ऐसे गया, इधर गया I करंट, ऐसे निकला I करंट, इधर गया I करंट, इधर तक पहुंचा I करंट। अब यहाँ इस पॉइंट से I1 ऐसे ऊपर चला गया, I2 इधर गया और I3 ऐसे नीचे आ गया। क्या सर्किट कंप्लीट हो रही है? अब मैं लूप ले लूं, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको I1 I2 I3। तो अगर मैं तीन लूप लूं तो कैसे लूप ले सकता हूं? देखो, एक लूप अपना बन सकता है A B C I H G A। कौन सा लूप लिया बताओ? A B C D। A B C D I H G A, ये लूप है। मतलब रास्ता दिखा रहा हूं, A B C D I, मतलब ये इधर का छोड़ देना है, H G A। इस पाथ पे आप A से B में चलते हैं तो क्या आप लिखोगे माइनस आई आर? हाँ या ना? B से C में कुछ नहीं है, C से D में कुछ नहीं है, D से I में कुछ नहीं है। यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, I से H में जाओगे तो आएगा माइनस I1 टाइम्स ऑफ स्मॉल r1 प्लस E1, और फिर H से G में कुछ नहीं है, G से A में कुछ नहीं है, मतलब 0। क्या यहां से आपके जो E1 की वैल्यू आई है, isn't it IR प्लस I1 R1? करेक्ट ना? ऐसा ही अगर हम दूसरा लूप ले लें, A B C D G A, A B C D G A, मतलब ये बीच वाला लूप ले रहा हूं मैं। बीच वाले लूप में देखो तो क्या फिर से लिखोगे माइनस आई आर
माइनस I2R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां से E2 की जो वैल्यू आएगी IR प्लस I2R2। ऐसे ही एक और लूप ले सकते हो ABCDEFGA, इससे आपको I3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे, E1 E2 E3। अब आपको इनको सॉल्व करके E इक्विवेलेंट निकालना है। चलो इसको नोट करिए और सॉल्व करिए। नोट तो करिए, अच्छे से नोट करना। मैं 2-3 मिनट में आऊँगा, चिल्लाना मत। लास्ट चैप्टर है, चिल्लाना मत, मैं ख़त्म करके भागूँ। आओ इसके आगे मैं सॉल्व करवाता हूँ। हाँ यहाँ पे माइनस क्यों, आर तो प्लस में ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, तो जो तुम लोग बोल रहे हो वो कौन सा क्वेश्चन है ये, इसका पार्ट है ना। तो करंट की डायरेक्शन तो मैंने एक ही बैटरी से लेनी है ना, इसी करंट से निकाला है, तो ये प्लस में ही आएगा। पूरे सर्किट में एक ही डायरेक्शन होगी ना करंट की, मल्टी डायरेक्शन नहीं होगी। जो बैटरी जीतेगा उसका करंट निकलेगा। हाँ देखो, बस आवाज नहीं। 2 लूप हो गए, तीसरे लूप की बात करते। तीसरा लूप कौन सा है, ABCDEFGA। तो ये लिखा जाएगा माइनस IR, आवाज नहीं, माइनस IR माइनस IR3 I3R3 प्लस E3। तो E3 आएगा IR प्लस I3R3। अब ये 3 इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ पे ये भी है कि I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको सर्किट में ही दिख रहा है। और I क्या लिखा जाएगा, I होगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। I क्या होगा, R इक्विवेलेंट। I1 इस वाले इक्वेशन से अगर मैं चाहूं तो I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या होगा I1, E1 माइनस IR बाय, और दूसरा होगा E2 माइनस IR बाई R2। तीसरा होगा E3 माइनस IR बाई R3। ठीक है क्या, कोई दिक्कत? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 माइनस IR बाई R1, IR बाई R2, IR बाई R3 लिख सकता हूं मैं। तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट को अगर अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ EI बाई RI, I इज फ्रॉम 1 to n, माइनस यहाँ से IR कॉमन ले लो, समेशन ऑफ 1 अपॉन RI, I इज फ्रॉम 1 to n।
ये जो पार्ट है दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। क्या है वो? आर इक्विवेलेंट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ई इक्विवेलेंट। ठीक है, नोट कर लो। लिख लिए? चलो आओ ऐसे, इधर सुनो। ये जो है बेसिक हुआ है तुम्हारा बैटरी के कनेक्शन का। अब अगर बैटरी के कनेक्शन में ऐसा है, आवाज नहीं, अगर मेरे बैटरी का कनेक्शन ऐसा हो, कैसा कॉम्बिनेशन है ये? अब इसमें अगर ऐसे आई करंट निकल रहा है तो ये आई करंट ऐसे जाएगा। एक बात, बहुत मार मारूंगा मैं। एक बात बताओ, अगर मैं आई लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? एन ई बाई एन आर प्लस आर, यही लिखूंगा मैं। यहां अगर मैं कंडीशन दे दूं, इफ आर is very much greater than NR, then NR is neglected। अगर मैं नेग्लेक्ट किया तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? NE/R। करंट कितना बढ़ जाएगा? N टाइम्स ऑफ, अगर एक सिंगल बैटरी लगा दे तो क्या लिखते हैं? E/R। जब मैंने यहां पे लोड बढ़ा दिया तो ये N टाइम्स ऑफ द नेट करंट थ्रू वन बैटरी हो गया। यार तुम एक काम करोगे, जरा ये माइक चेंज कर दो यार, टू टू कर रहा है, दिमाग खराब किया है। हाँ ये हो गया। अब बहरे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इलाज कराओ कान का। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इफ R इज वेरी मच लेस देन NR, तो R आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। और जैसे R को नेग्लेक्ट किया, क्या ये बन जाएगा? NE/NR, जो अपन ने पहले किया था, I की वैल्यू E/R, जो अपने लिए किसी काम का नहीं है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका लोड बहुत ज़्यादा हो और आप चाहते हो कि बैटरी कम ड्रेन हो, ज़्यादा करंट पास करे, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
थैंक यू। तो ये ऐसा, ये आर। अगर मैं यहां लिखूं E इक्विवेलेंट, तो ये कितना आएगा E बाई एन, और R इक्विवेलेंट क्या आएगा R बाई एन। और ये R बाई एन जो है, मतलब इसको अपन चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ये E बाई एन है और ये R बाई एन है, ये इससे कनेक्टेड है। क्या आप ये जो R आप देख रहे हो कैपिटल R, वो R बाई एन के साथ सीरीज में नहीं दिख रहा है, सेम करंट जा रहे हैं दोनों में। तो R इक्विवेलेंट पूरे लोड पर क्या लिखोगे, R बाई एन प्लस R, मतलब R प्लस एन R, भाई चुप हो जा, N। तो I की वैल्यू आएगी E बाई एन R प्लस एन आर बाई एन। N ने N को मार दिया, I की वैल्यू E बाई R प्लस एन आर। करेक्ट। अब इस वाले केस में देखो, अगर यहां पर उस कंडीशन को देखा जाए और यहां बोला जाए कि इफ R इज very much greater than R, then NR is neglected। तो I की वैल्यू किसके बराबर, E बाई R। किसी काम का है क्या? दूसरा, अब इस केस में क्या होगा, R को नेगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है, जब कम करंट चाहिए होता है, 1/n करना हो बैटरी का, तो पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, और n टाइम चाहिए हो तो सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। और ये बैटरी का कॉम्बिनेशन खत्म हुआ, एक दो सवाल करेंगे जब मैं कॉर्ड चेंज कर लूं। चलो क्वेश्चन लिखो तो, 3 cells of EMF, 3 cells of EMF, 3 cells of EMF, 2 volt, 1.8 volt, 3 cells of EMF, 2 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are connected in series. Their internal resistances are their internal resistances are 0.05 ohm, 0.7 ohm and 1 ohm respectively. If the battery is connected to an external resistor, if the battery is connected to an external resistor of 4 ohm through a very low resistance emitter, through a very low resistance एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करता है।
what would be the reading in the ammeter? What would be the reading in the ammeter? अरे डायग्राम बना लो, काम बन जाएगा भाई। तीन सेल्स लगाए हैं ना उसने, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। अभी यही तो सर्किट किया था थोड़ी देर पहले। E1 कितना दिया है? हाँ 2 वोल्ट, दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस ये शायद 4 ओम है। ये तीनों कितना है? 1। करंट पूछ रहा है वो कि आई करंट कितना होगा, तो आई क्या होता है? E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, और ये सीरीज कनेक्शन में है तो E इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तो 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, 3.8, 4.8, 5.3। आर इक्विवेलेंट में इन तीनों को जोड़ो तो 0.05, 0.75, 1.75 और 4। हाँ ऐसे लिखोगे। तो आई आर रखोगे तो 5.3 बाई 5.75 एम्पियर। बस अब आगे सॉल्व कर लेना। 0.9 समथिंग 92। एक और सवाल लिख लो। Two identical cells of EMF EMF 1.5 वोल्ट ईच। ओए खड़े हो जाओ सीधा पीछे। EMF 1.5 volt each, joined in parallel, provide supply to an external circuit, consisting of two resistances of 17 ohm, each, joined parallel, लिखा। a very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cells, reads the terminal voltage of cells to be 1.4 volt. 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell.
आओ मिल के करते हैं सवाल। क्या कह रहा था? टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, मतलब E1 और E2 दोनों की वैल्यू कितनी है? 1.5 वोल्ट। ज्वाइन पैरेलल टू सप्लाई एक्सटर्नल, दो इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है 17 ओम के। A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cells 1.4 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या? V कितना ओम मेजर कर रहे हैं ये? 1.4 वोल्ट। अच्छा V क्या होता है पता है? I टाइम्स ऑफ R। अभी जो हमने IR पढ़ा है वही V है। एंड दिस R विल बी R इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको R बताना है कितना होगा। एक बात बताओ, इस सवाल को अगर मैं करना चाहता हूं, E1 और E2 दोनों बराबर है, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? चलो अच्छा पहले ये निकाल लो, यहां से R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 17/2। ठीक है, जरा पीछे जाते हैं अपन। ये देखो, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था? ये पूरा, और ये आपका R इक्विवेलेंट है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये दो है तो E1/R1 प्लस E2/R2, हाँ या ना, माइनस IR मतलब V 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको दिया है, कितना दिया है ये? 1.5 नहीं 4V है, V दिया है। ऐसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस V ठीक है। ये किसके बराबर होता है? अरे हाँ बोल दो। R पूछा ना, लेकिन सवाल में कुछ और नहीं दिया है। कहाँ गया? E और V दिया है। इसने R' की वैल्यू कैसे निकाल दी? E माइनस V बाई V इंटू R। E माइनस B बाई V इंटू R डबल लिखे। ये कैसे आएगा? एक मिनट रुको, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट तो ठीक है। ओके, क्या आंसर तो बात की बात है, क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है ना जो आना चाहिए आंसर। 1.2 ओम आंसर देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या? ये फार्मूला तो वही है, E1/R1 E2/R2।
अभी सॉल्व करने के लिए तो अपन ये फार्मूला इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मुझे याद दिलाना, मुझे एक बार देखना होगा। मैं देखो ये इनने जो फार्मूला इस्तेमाल किया मैं अभी क्यों करवा दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद दिलाना, मैं कल बताऊंगा ये फार्मूला कहाँ से आया है। E माइनस वी बाई वी इंटू आर, यार इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है। तो E की वैल्यू 1.5 है, ये 1.4 बाई 1.4 इंटू आर हो गया है 17/2। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आया, दिस इज 1/14 इंटू 17/2। तो R इक्विवेलेंट आया है 17/28 ओम। और अब आपको पता ही है कि ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये वाले फार्मूले में मुझे थोड़ी दिक्कत है, ये आया कैसे, मैं एक बार देख के बताऊंगा। 1/17/28, R1 R2 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये आएगा 28/17 इज 2/R, R इज इक्वल टू 17/14, 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, ये फार्मूला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। नहीं, आइडेंटिकल सेल्स है ना दोनों। इसको अगर मैं नॉर्मल मेथड से करता तो शायद आता, तब आर इक्विवेलेंट तब भी फंसते। एक बार घर पे ना तुम लोग इसको ट्राई करना, डायग्राम बना करके केवीएल लगाकर, जो भी हम लूप लेके कर रहे थे उससे आ सकता है। देखना नहीं आता तो फिर मैं कल करा दूंगा। अभी इसका लास्ट जो पार्ट है, एक्चुअली ये ना कई सारी बुक में चैप्टर वाइज दिया होता है। ये 3 चैप्टर का पार्ट होता है करंट। पहला सर्किट वाला होता है, दूसरा सर्किट के बाद का दूसरा पार्ट कौन सा होता है, अभी सेल वाले और वो हीटिंग इफेक्ट। अब तीसरा एंड लास्ट पार्ट है, हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हमें वो पढ़ना है कि किसी भी जो सर्किट है उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या उस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड है। इट इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंटल टॉपिक, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए।
फिर भी मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद आपके कॉलेज में करवाया होगा। 12th का प्रैक्टिकल हुआ ना, तो करंट का प्रैक्टिकल कराया हो, उसमें दिखाया हुआ सब ना। बड़े बड़े पट्टे जैसे मीटर ब्रिज वगैरह बनाया होगा, पोटेंशियोमीटर होगा, 10 मीटर ऐसे एक स्केल लकड़ी का पट्टा रहा होगा, उसमें वायर ऐसे मोड़ मोड़ के रखा होगा। इधर एक डिवाइस लगाते हैं, एक वायर कनेक्ट इधर से, एक वायर फिर रीडिंग चेक करता है। वो किया ना, ग्रेडियंट बोलते हैं उसको। मीटर ब्रिज भी कराया होगा। तो वही सब चीज़ें यहाँ हमें पढ़ना है, तो आप जानते हो, बस मैं फटाफट से लिखवाऊंगा। कुछ कुछ डिवाइसेस हैं, क्या आप उनसे फेमिलियर हैं? क्या आपको रेजिस्टेंस बॉक्स पता है? रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? उसमें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस, बैटरी एलिमिनेटर, रियोस्टेट क्या करता है वो? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब एक ही सर्किट में मुझे बार बार रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना है, कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, पढ़ा ना ये सब? तो चलिए एक एक करके नाम लिखिए। पहले लिखिए बैटरी एलिमिनेटर। इसके कुछ इसमें तुम्हें ड्राइंग आनी चाहिए, कुछ ड्राइंग का काम है। बैटरी एलिमिनेटर में लिखिए इट इज a device used to provide DC supply to the circuit. ये होता है बैटरी एलिमिनेटर। ये आपने देखा होगा, इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं, लैब में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसी में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट होता है। अगर उतने करंट पे आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया और थोड़ी गलती हो गई तो आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो आप उनके पास ना पहुंचे, आप दुनिया में रहें, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई में करते क्या है, ये देखो यहाँ पे प्लस और माइनस बना होता है। ये प्लग जो है वो एसी वोल्टेज में लगाते हो, ये अपने अंदर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, बेसिकली इन्वर्टर टाइप का होता है वो, जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में। अब यहाँ पे जो आपकी सर्किट है उसका प्लस वायर यहाँ लगाओगे, माइनस वायर वहाँ लगाओगे, तो आपको क्या देगा, डीसी आउटपुट। पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको प्लग लगाना है, पावर ऑन करना है, दोनों सर्किट को यहाँ जोड़ देना है। यहाँ ऐसे वो घुमाने वाला होता है, घुमा के हम सेट करते हैं कि आपको कितना करे वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट। मैक्सिमम 10 वोल्ट तक ही खोल के रखते हैं, उसके ऊपर बंद करके रखते हैं लैब में, क्योंकि 10 के ऊपर थोड़ा करंट मारने का, शॉक का खतरा रहता है, इसलिए उसके ऊपर नहीं करते। तो ये जो डिवाइस है ये क्या कर रही है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपकी सर्किट को दे रही है, वो भी किस में, डीसी में। वही लिखवाया ना मैंने अभी। जरा ये बना लो फटाफट से, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, एक रफ स्केच फटाफट से बनाओ। दूसरा लिखो रियोस्टेट। ये देखो ऐसा दिखता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड मोबाइल लेके बैठे हो क्या? मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? मोबाइल तो मेरा नीचे है।
तो काफ़ी देर से इस पे पीएचडी कर रहे हो, पिछले 10-20 सेकंड से। It is used to provide variable resistance in the circuit. It is used to provide variable resistance in the circuit. ये सब एक ही जैसे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें ऐसे वायर लपेटे होते हैं इस तरह से, और ये जो ये देख रहे हो ना, ये दोनों आउटपुट है। यहाँ पर आपको अपनी सर्किट यहाँ जोड़नी पड़ती है, किया होगा ये ऊपर एक इंसर्टेड कॉइल होती है, इसको आगे पीछे घुमाने से आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चेंज होता है। फटाफट से बनाइए। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अजय इंजीटेक को खोलते हैं। ये इसको अरे पढ़ाऊं कि नहीं ये सब? तो ये जो ये पॉइंट्स देख रहे हो, ये पॉइंट्स को बोलते हैं कीज। ये की अगर आप बाहर निकालोगे, जो की बाहर निकालोगे वहां पे लिखा रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। आपको अपनी सर्किट यहाँ पे प्लस माइनस जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के बाद आपने अगर ये पहली की निकाल ली तो यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। सेकेंड की निकाल लिया 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। थर्ड भी निकाल लिया तो 2 और आ गया। 1 2 3 निकाला 5 हुआ। आपको मान लो 150 चाहिए तो 100 वाला एक निकालोगे, 50 वाला एक निकालोगे, या तुम्हारी मर्जी, तुम एक 100 निकाल लो, 20 के 2 निकाल लो, 10 का एक निकाल लो। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। इसका काम क्या होता है? सर्किट में डिफरेंट रेजिस्टर्स प्रोवाइड करना, क्योंकि आप वायर लेके ये नहीं समझ पाएंगे कि कितना रेजिस्टर आपने दिया, क्या करंट फ्लो किया, इसलिए इसको बनाया गया है। लिखिए, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड resistances in the circuit. बनाओ फटाफट। हाँ तो वही तो मैंने पहले ही बोला ना, जब तुम नशे में बैठ के बातें कर रहे थे, बताया मैंने कि ये प्रैक्टिकल में आपने किया होगा। ओ ग्रीन सिग्नल है ना, तो ग्रीन सिग्नल है ना, तो अगर अभी सवाल आएगा तो तुम कर देना। वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना, ये भी सिखाया होगा ना। अब ये 3 जो डिवाइसेस है वो एक जैसी दिखती है। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर तीनों एक जैसे दिखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है तीनों में बस। वोल्ट मीटर क्या होता है? It is used to measure potential difference across the circuits. It is used to measure potential difference across the circuit. ये वाला वोल्ट मीटर मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब टेढ़ा मत बनाना, या सीधा बना सकते हो। वो देखो पेंटिंग में जैसे उसने बनाया था, और टेढ़ा ओरिएंटेशन वैसा ही होना चाहिए। स्लोप बराबर रहे, स्लोप में कमी ना हो। ये वोल्ट मीटर है। यहाँ पे अच्छा, अगर नहीं पढ़ना हो तो बाहर निकल जाओ, कल से मत बैठना क्लास में, भगा दूंगा चौधरी अगर अब एक आवाज आई तो। ये है
वोल्ट मीटर, इसको आप जिस इंस्ट्रूमेंट में जो सर्किट आपके उसमें करंट चाहिए तो वायर्स को यहाँ कनेक्ट करते हो, जैसे वायर को कनेक्ट करते हो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको नीडल ना, उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन दिखने से आप ये पता करते हो, जैसे डिफ्लेक्शन शो होते हुए यहाँ पहुँच गया तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 12.5 लिखा है, 12.5 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, मतलब उसमें इतना वोल्टेज है। वो देखो चेक करने आते हैं ना एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के, उसमें से लाइट जलती है, इलेक्ट्रीशियंस आते हैं, वो टेस्टर बोलते हैं। वो बेसिकली एमीटर का ही एक छोटा पार्ट है मल्टीमीटर और एमीटर का। ये वोल्ट मीटर होगा तो यहाँ V लिखा होगा, एमीटर होगा तो यहाँ पे A लिखा होगा, गैल्वेनोमीटर होगा यहाँ पे G लिखा होगा, बस यही होता है। वोल्ट मीटर जल्दी जल्दी बना लो, फिर एमीटर भी करेंगे। एमीटर में लिखिए इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। It is used to measure the current. It is used to measure the current. ब्रैकेट में लिखना usually in millimeters, usually in milliampere, usually in milliampere। तो मिली एम्पियर में करंट मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। फटाफट बनाओ। देखो ये गैल्वेनोमीटर जैसा ही दिख रहा है, बस V की जगह क्या लिख दिया A, और ये अप टू 10 मिली एम्पियर तक करंट निकाल पा रहा है। खरीद लो। 5,000 का सामान, 5,000 का कहाँ है? तो इसी कंपनी का लो, वो भी सस्ता मिल जाएगा, इंडियन कंपनी है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए। वोल्ट मीटर हो गया, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये मीटर का ही छोटा भाई है। इट इज यूज टू मेजर स्मॉल करेंट्स। इट इज यूज टू मेजर स्मॉल करेंट्स। इट इज यूज टू मेजर स्मॉल करेंट्स, ब्रैकेट में लिखना यूजुअली इन माइक्रो एम्पियर्स। यूजुअली इन माइक्रो एम्पियर्स लिखा इन द सर्किट। ये है गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ लिख के आ रहा है म्यू ए। म्यू ए मतलब माइक्रो एम्पियर। तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। आपको इसलिए बताया गया कि जब आप एग्जामिनर आएगा, आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, वो आपसे पूछा वोल्ट मीटर लाओ, तो आप समझ पाओ वोल्ट मीटर कौन सा होता है। तीनों एक जैसे दिखेंगे, गधों की तरह कोई दूसरा मत उठा के लेके चले जाना। चलो, तो ये हुए आपके बेसिक डिवाइसेस। वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, और बैटरी एलिमेटर क्या होता है। अब जनरली होता क्या है ना, गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके एक्यूरेसी को मैच करने के लिए हम जो एमीटर बनाते हैं वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो हेडिंग बनाइए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर।
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो। एमीटर करता क्या है, करंट मेजर करता है। मान लो यहां एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। मैथमेटिकली इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, मैथमेटिकली इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। मैथमेटिकली की बात करो तो थ्योरेटिकली हो, इसका मतलब स्पेलिंग क्या होगी, क्या होगा, थ्योरी की स्पेलिंग क्या होती है, THEORY ना। ठीक है चलो, तो I इज इक्वल टू V/R ओम्स लॉ से, तो ये आएगा 5/5 1 एम्पियर। मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स अप्लाई करता हूँ तो कितना करंट आना चाहिए इसमें, 1 एम्पियर ना, तो 1 एम्पियर होना चाहिए था। लेकिन अब होगा क्या, जब इसको मैथमेटिकली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मेजर करने जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इसके साथ में हम एक एमीटर जो है वो जोड़ देंगे। ये एमीटर आपको रीडिंग लेके दिखाएगा कि जो थ्योरी बता रही है वो सही है कि नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी एमीटर आप जोड़ोगे, वो एमीटर, जो भी एमीटर जोड़ोगे, एमीटर बना किस चीज़ से होगा, वायर से, और वायर इटसेल्फ हैज अ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ रो L बाई A, रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। तो जो एमीटर लगाया, मान लो इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इस एमीटर को जो हमने लगाया इसका भी रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। और ये क्या है अपना, इसका भी रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। अब ये करंट कितना मेजर करेगा, V/R होता है ना, 5/10 हाफ एम्पियर। तो करंट कितना मेजरमेंट लिया, वो हाफ एम्पियर, जबकि सही करंट कितना था। अब थ्योरी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये करंट 1 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल किया तो कितना करंट आ गया, हाफ। ये अच्छा है कि खराब है, 50% एरर दे रहा है, तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये है खराब मीटर। अब ये अगर खराब एमीटर है तो मुझे अच्छा एमीटर बनाना पड़ेगा। एक अच्छा एमीटर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अच्छे एमीटर में, क्या एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, देखो जरा, ये 5/10 से हाफ बना है ना, ये 10 से जितना कम होगा क्या उतना तुम 1 के क्लोज पहुंचते रहोगे। और अगर इसका एमीटर का ये 0 हो जाए, रेजिस्टेंस, एमीटर रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा, क्या वो 5 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा। लेकिन हम तब भी ट्राई करते हैं, अच्छा एमीटर बनाना है तो हमारी कोशिश ये होती है कि एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम से कम कर पाए उतना कम से कम कर दे। तो यहाँ हम ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट वही है अपना कि फॉर गुड एमीटर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हैज टू बी। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0 हो गया है, ये एरो का मतलब है इट इज अप्रोचेस टू 0। क्या मतलब है इसका, हाँ, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में ये चीज़ पढ़ोगे।
तो एक अच्छे एमीटर में ये 0 होना चाहिए। अच्छा बताओ, ये इसका जो रेजिस्टेंस है उसको 0 कर कैसे सकते हैं? ऐसा थोड़ी कि हवा में चलो आज 0 मान लिया। 0 करने के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। 0 कैसे करते हैं? टू कीप द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर approaches to 0 we use एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिनको नाम देते हैं शंट। क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस, इसको अपन RS से लिखते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस कम करना होता है सीरीज में जोड़ते हो कि पैरेलल? पैरेलल क्या जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को कम करना होता है तो पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। सबसे पहला काम तो यही, मतलब अगर मुझे कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को तो मैं ऐसे करूंगा कि ये मेरा रेजिस्टेंस 5 ओम का दिया हुआ था, यहाँ मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक यहाँ पे शंट जोड़ दूंगा RS, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? RG। कितना होगा? RG। और ये दोनों ऐसे आगे निकल जाएंगे। अब होता क्या है, इसका मेजरमेंट कैसा लेना पड़ेगा? यहाँ से मान लो I करंट पास हुआ है। कितना करंट पास हुआ है? I। तो इधर भी I करंट ही जाना चाहिए। अच्छा, एमीटर कहाँ लगा हुआ है? नीचे। तो ये जितना ज़्यादा करंट इसको मिलेगा, जितना ज़्यादा करंट इसको मिलेगा, क्या उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट देगा? वो जितना करंट इसको मिला उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट दिया। अब इसको कितना करंट मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस कितना कम है। मतलब जितना इसको तुम बढ़ा दोगे, किसको? RS को, शंट को जितना बढ़ा दोगे उतना करंट गैल्वेनोमीटर में जाने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना आप बढ़ाते हो करंट उतना ही कम होते जाता है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे एग्जैक्टली I करंट लेके आना है तो क्या शंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी कर देनी चाहिए? सही बात है कि नहीं? तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और डायरेक्ट सवाल आते हैं इनके ऊपर। तो आप बोल सकते हो फॉर गुड एमीटर शंट शुड बी अप्रोचेस टू 0। और आइडियल एमीटर होगा तो शंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमेशा नहीं, आइडियल केस में। ये पूरा सेटअप देख रहे हो ना, ये पूरा सेटअप ही कहलाता है आपका एमीटर, जो वहां A लिखा हुआ है। किया क्या गया? गैल्वेनोमीटर में एक शंट जोड़ करके क्या बनाया गया है? एमीटर। अब इसमें होगा क्या, इसके पीछे का लॉजिक समझो। ये जो I करंट यहाँ आया है, I दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक करंट इधर चला गया होगा गैल्वेनोमीटर में IG, और यहाँ कितना करंट चला गया होगा? और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल जुड़े हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो यहाँ से अपन लिखें कि फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या अपन लिखेंगे IG इंटू RG, तो इट वुड बी इक्वल टू I माइनस IG बाई RS। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं? देखो बहुत चीज़ें पूछता है। गैल्वेनोमीटर में क्या रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाएगा, शंट में कितना करंट जाएगा, शंट का क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या निकाल पाओगे इससे? कोई टफ काम है क्या? एकदम बिल्कुल सिंपल है। इसको इस्तेमाल क्यों किया गया, क्यों कन्वर्ट किया गया, इस यही टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्ट करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि फॉल्टी एमीटर ना बन के तैयार हो, जितना कम से कम मिनिमाइज कर सके एरर को उतना मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। एक ये हो गया। अच्छा, इक्विवेलेंट, अब ये दोनों मिल करके ही क्या बनाएंगे?
ये दोनों मिलकर ही बनाएंगे एक एमीटर। उस एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए कितना हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा आर एस आर जी बाई आर एस प्लस आर जी। भाई दोनों पैरेलल जुड़े हैं ना, शंट और गैल्वेनोमीटर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये एमीटर का रेजिस्टेंस होता है, ये शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यहाँ से शंट में करंट निकाल सकते हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, गैल्वेनोमीटर में करंट निकाल सकते हो। दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब इस पे कुछ सवाल अगले लेक्चर में करेंगे। और एक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट, देखो क्या क्या बचा हुआ है, एक दो सवाल इस पे करेंगे, फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर बचा है वो करेंगे, उसके बाद पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, सब एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। मतलब अगले लेक्चर में 1 घंटे में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे कैपेसिटर। तो करंट की पूरी सर्किट्स को रिपीट करके आना, एकदम अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि वही कट कॉपी पेस्ट दोबारा होने वाला है। तो करंट का पैरेलल कैपेसिटर का सीरीज बन जाएगा और करंट का सीरीज कैपेसिटर में पैरेलल बन जाएगा, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, चलो।